तो यार मैंने अपनी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में टॉप करा हुआ है और साथ साथ में कॉलेज में भी टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर आ चुकी हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्किल आपको दिखाई दे रही है पेपर प्रेजेंटेशन, ये कोई ऐसी वैसी स्किल नहीं है, इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा है टॉप करने के अंदर। कोई बच्चा अगर इसको कम आता है लेकिन उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना आता है, वो बच्चा और ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा बजाय उस बच्चे के जिसको सब कुछ आता है, रट्टाफिकेशन कर रखा है, कॉन्सेप्ट सारे आते हैं लेकिन उसको लिखना नहीं आता, पेपर को प्रेजेंट नहीं करना आता, एग्जामिनर को खुश कैसे करते हैं उसको नहीं पता है। तो यार ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं। चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आ रहा होगा, फिजिकल एजुकेशन का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश, किसी का भी पेपर आ रहा होगा, हर एक पेपर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए जनरलाइज पॉइंट्स हैं, ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल इंक्लूड करने चाहिए अपनी कॉपी के अंदर। और मैंने तुम लोगों से टेलीग्राम पर पूछा भी था कि अपनी आंसर शीट मुझे भेजो। मैंने तुम लोगों की आंसर शीट खुद से बैठ के चेक करी है, देखा है कि कौन सी चीजें जो एग्जामिनर को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी आंसर शीट में, और कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा पसंद है कि उसके आपको एडिशनल मार्क्स भी मिल सकते हैं। वो आंसर शीट भी मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैं दिखाऊंगी कि कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी चीजें तुम्हें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देख लेना। इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले यार मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि इस चैनल पे हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से। प्लीज अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका प्यार एंड सपोर्ट। इसी के चलते हुए मैं आपको पहले ही बोला था कि जब हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं इस चैनल पे गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ। गिव अवे किसका? मेरे बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स का। ये हैंड रिटन नोट्स इतने ज्यादा अमेजिंग है, इतने ज्यादा अमेजिंग है, इसके बाहर आपको बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कुछ नहीं मिलेगा आपको इसके बाहर। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज भी कर सकते हो, इस पे 50% ऑफ चल रहा है अभी, ठीक है। टिल योर एग्जाम 50% ऑफ चल रहा होगा, आप इसको परचेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो मैंने आपको बोला था मैं गिव अवे करूंगी 2 लाख के ऊपर। गिव अवे होगा टॉप 100 लकी विनर्स को। लकी विनर्स से मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, रैंडमली 100 बच्चों को चूज करा जाएगा, कोई भी वो 100 बच्चे हो सकते हैं। तो प्लीज ऐसा बुरा मत मानिएगा, ऑफेंड मत होना कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमें क्यों नहीं मिले। ये गिव अवे में मिलने वाले नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में होंगे, आपके घर पे डिलीवर नहीं होंगे, मैं आपको बार बार बोल देती हूँ। पीडीएफ की फॉर्म में कैसे आएंगे, कहां पर आएंगे? आपकी ईमेल आईडी पे आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है। उसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं आप बस फिल कर दीजिए, अपना ईमेल आईडी सही डालिएगा। ईमेल आईडी आप गलत डालोगे और आपको नहीं मिले तो फिर प्लीज कंप्लेन मत करिएगा कि हमें नहीं मिले हैं। आप ईमेल आईडी सही डालोगे, आपको नोट्स आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे। आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है? सबसे पहले आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद में तीसरा स्टेप है आपके पास में कि 2 फ्रेंड्स के साथ जरूर अपनी इस वीडियो को शेयर करेंगे। एंड चौथा स्टेप है कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि व्हाई डू यू वांट दीज नोट्स। अगर आपका जेन्युइन कमेंट हुआ तो हो सकता है कि आपको चूज कर लिया जाए इस गिव अवे के अंदर, ठीक है। एंड साथ में ये और लिखना है हैशटैग बायो विद एकता दी। जो इस हैशटैग को मिस कर देगा हो सकता है कि उसका कमेंट भी मिस हो जाए, तो प्लीज बायो विद एकता दी जरूर लिखिएगा, हैशटैग बायो विद एकता दी। नंबर 5 स्टेप ये है कि अगर आपको इस गिव अवे में जीतने के चांसेस अपने हाई करने हैं, तो उन बच्चों के ज्यादा चांसेस हाई होंगे जो बच्चा जाएगा और इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम पे अगर हो तो ही, ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इंस्टॉल मत करना। लेकिन अगर हो तो आप मुझे ना इस क्वेश्चन का आंसर वहां पर इंस्टाग्राम पर देंगे कि आपको इस चैनल ने कैसे हेल्प करी, मेरा जो यूट्यूब चैनल है आपको कैसे हेल्प करी, इस चैनल ने कौन से वे में हेल्प करी, सब कुछ बताएंगे आप वहां पर। चाहे बायो में हेल्प करी हो, चाहे आपके स्टडी टारगेट्स में हेल्प करी हो, चाहे मोटिवेशन में, कैसे भी आपको हेल्प करी होगी, इस चैनल ने आपको कैसे हेल्प करी। साथ साथ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे देना है आपकी इंस्टा स्टोरी या इंस्टा रील के फॉर्म में आप मुझे दे सकते हैं। प्लीज मुझे टैग जरूर करिएगा, स्टडी विद एकता नाम से इंस्टाग्राम आईडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप मुझे जरूर टैग करिएगा, ठीक है। ये टैग जो करेगा डेफिनेटली उसके हाई चांसेस होंगे इस गिव अवे को विन करने के। तो प्लीज ये चीज जरूर करिएगा, और ऑल्सो अपनी स्टोरी के अंदर यूट्यूब चैनल का लिंक भी जरूर लगाइएगा ताकि और बच्चों को भी पता चल पाए इस चीज का, ठीक है। तो पहली चीज, तो पहला बिग अनाउंसमेंट तो ये है कि बायो का गिव अवे हो रहा है, नोट्स का गिव अवे हो रहा है, जो कि इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ। एनसीईआरटी का रीड नहीं कर रखिए, बस आप नोट्स रीड करके चले जाओ, आपका काम सॉर्टेड है। अगर एनसीईआरटी रीड नहीं कर रखी थरली तो प्लीज एनसीईआरटी के डायग्राम्स और टेबल्स कर लेना, बाकी सारी थ्योरी के लिए आप इस नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो। नंबर 2 हमारा जो एक बिग अनाउंसमेंट है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे कि रिवीजन टारगेट शेयर करो। 19 डेज का चैलेंज मैंने चलाया था, उससे पहले भी मैं आपकी टारगेट शेयर करूं, मैं एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जहां पर मैंने तुम्हें टारगेट नहीं भेजा हो, बिना मिस करे हुए तुम्हें टारगेट्स भेजे हैं। अक्टूबर से मैं तुम्हें टारगेट्स भेज रही हूँ, तो अगर तुमने नोटिस करा होगा कोई बच्चा अक्टूबर से जुड़ा हुआ, तो बहुत टाइम से मैं तुम्हें टारगेट्स भेज रही हूँ। हर वक्त मैं ये कोशिश करती हूँ कि तुम्हारा टाइम टेबल के हिसाब से तुम्हारा पूरा पढ़ाई हो पाए। और ट्रस्ट मी और नॉट, इतने सारे बच्चों के मेल्स आते हैं, इतने सारे बच्चों की हेल्प हुई है टारगेट की हेल्प से, टारगेट की हेल्प से उन्होंने इतना अच्छे से अपना सिलेबस कवर किया है
जितना मतलब आप अगर खुद से बैठ के करते ना तो नहीं हो पाता। तो ये रिवीजन टारगेट मैं एक बारी फिर से चलाने वाली हूँ जो कि गैप डेज़ के लिए चलेंगे, ठीक है? जैसे आपका पेपर है फिजिकल एजुकेशन का आने वाला है तो गैप डेज़ में आपको क्या-क्या क कैसे-कैसे कर लेना चाहिए, ये सारे टारगेट्स मैं तुम्हें शेयर करूँगी वापस से कहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर इस यूट्यूब चैनल के, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम कर के ऊपर एंड व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इन सब के ऊपर टारगेट आएँगे, चाहे आप कोई सा भी चैनल कहीं पर भी जाके जॉइन कर लेना, जहाँ से भी आपको टारगेट उठाना है, टारगेट उठाओ, पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है? बस आपको इतना ही करना है। ये 2 बड़ी अनाउंसमेंट थी, दोनों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद में यार आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि पेपर को प्रेज़ेंट कैसे करना है। जनरल टिप्स जो हर कोई देता है तुम्हें कि यार ब्लू बॉल पेन से लिखो, कोई भी ब्लैक ब्लैक या डबल कलर्स मत यूज करना, सिर्फ सिंपल ब्लू बॉल पेन से। ओवर राइटिंग तुम्हें अवॉइड करनी है कि ऐसे लिखा तुमने, जैसे किसी बच्चे ने ए लिख रखा है, उस ए को हटा के उसके ऊपर ऐसे ओवर राइटिंग हम कर देते हैं, सी लिख देते हैं। ये सब काम फालतू हैं, बिल्कुल मत करना। बहुत ज्यादा गंदी कॉपी लगती है, बिल्कुल नीटली अपनी कॉपी को लिखना है। आंसर तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी भी होगी, बढ़िया होगी घटिया होगी, बस मुझे चाहिए कि तुम नीट लिख कर आओ। तीसरा है ये कि तुम्हें ना 2 आंसर जब भी लिख रहे हो उन दोनों के बीच में लाइन खींच देना, दोनों के बीच में एक लाइन का गैप दे देना और दोनों के बीच में एक पेंसिल से या पेन से स्केल से लाइन खींच देना। बहुत प्यारी लगती है तुम्हारी कॉपी इस चीज के बाद में। कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ते, बस लगे रहते, एक भी लाइन का गैप नहीं छोड़ते, बहुत भद्दी उनकी कॉपी लगती है। इनकी मैं सारी दिखाऊंगी तुम्हें आंसर शीट्स। बहुत बच्चों ने लिख रखा है, बहुत बच्चों ने लाइन खींच रखी है, बहुत बच्चों ने नहीं खींच रखी है, गैप नहीं दे रखा, कैसी इनकी कॉपी लगती है मैं सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है? नंबर 4 चीज़ है कि यार तुम्हारा पेपर ना कोशिश करना 2 घंटे 45 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है। 15 मिनट तुम्हारे पास बचने चाहिए तुम्हारा पेपर पूरा इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि कभी-कभार होता है कि हमसे कोई क्वेश्चन छूट जाता है बाय मिस्टेक, या हम सोचते हैं स्टार्टिंग के अंदर मैं बाद में करूँगा, फिर भूल जाते हैं हम। तो 15 मिनट हमारे हाथ में होने चाहिए और इस चीज़ की प्रैक्टिस तुम अपने घर पे सैंपल पेपर लगा के कर लेना। सैंपल पेपर मैं आपको शुरू दिन से बोलती आ रही थी कि पेपर देने जाने से पहले एक बार घर पे चाहे एक ही लगा के चले जाओ, चाहे 2 ही लगा के चले जाओ, बट लगा के ज़रूर जाओ, ठीक है? आपको क्या करना है, अपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन चेक करने हैं कि मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मैंने अटेम्प्ट करके छोड़ दिया हो, या मैंने बाद के लिए छोड़ा था या रह गया हो, चेक कर लो। कैलकुलेशंस अपनी चेक कर लो, अगर कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी और चीज़ का पेपर है तो। अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा है कि नहीं करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन जब हम करते हैं ना, कीवर्ड को अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपके मार्क्स तुरंत, तुरंत, तुरंत इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है? डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली लेबल करे हो, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। कई कबार क्वेश्चंस में लिखा आता है कि इतना ही लेबल करना है, कई कबार नहीं भी लिखा आता, लेकिन आपको लेबल बहुत बेटर तरीके से करना है, ठीक है? नंबर 5 आपकी रफ वर्क। बहुत बच्चे होते हैं रफ वर्क जहाँ पर लिख रहे हैं उसके साइड में ऐसे मार्जिन डालेंगे, साइड में ऐसे रफ वर्क लिखने लगेंगे। रफ वर्क बेटा जी आपको वहाँ पर नहीं लिखना जहाँ पर आप आंसर को लिख रहे हो। रफ वर्क के लिए पीछे कॉपी के अंदर पीछे लास्ट वाला जो पेज होता है, हेडिंग लगाओ उसके ऊपर, ऊपर ही ऊपर की रफ वर्क है ये, ठीक है? पहले तो हेडिंग लगाओ, रफ वर्क लिख के वहां पर आपको जो करना है आप वहां पर करिए। उसके बाद में जब आपका पेपर खत्म हो जाए, पेपर सबमिट करने की बारी हो, तो उस रफ वर्क पे ऐसे लगा के ऐसे लाइन खींच के आ जाया करो, ताकि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे एग्जामिनर के दिमाग के अंदर। तो लास्ट के जो 2 पेजेस होते हैं कॉपी को, उनको रफ वर्क के लिए यूज करो। मार्जिन को प्लीज छोड़ दिया करो साइड में। कई बच्चे होते हैं जिनकी कॉपी में मार्जिन नहीं होता। अगर मार्जिन आपकी कॉपी में ऑलरेडी ड्रॉड है ना, जैसे मान लो कि ये पेज है तुम्हारा, तो यहाँ पर एक मार्जिन आएगा और तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर ये मार्जिन ऑलरेडी ड्रॉड है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज ड्रॉ करिए इन मार्जिन को। कोई बिना मार्जिन के काम करने लगेगा, बहुत बुरी लगेगी आपकी कॉपी, ठीक है? तो मार्जिन को करना है। नीट एंड क्लीन लिखना है। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है बुरी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप नीट एंड क्लीन लिखिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, और हाईलाइट करते हुए चलिए। साथ साथ में आपको क्या करना है, जब भी आप नया सेक्शन स्टार्ट करो, 5 सेक्शंस होते हैं, आप पांचों में से जो भी आप नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज ट्राई कि आप नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट कर रहे हो। इसके साथ साथ में आपको ये भी क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों का कि यार हमारा पेपर जो है हम सीक्वेंस में सॉल्व करें या कैसे सॉल्व करें, कौन सा सेक्शन हम पहले अटेम्प्ट करें। देखो यार, मैंने क्या किया था अपने पेपर के अंदर, क्योंकि मैं यार टॉपर रह चुकी हूँ, मुझे ऐसा नहीं होता, मतलब जब भी पेपर मेरे हाथ में आता था मैं पहले पेपर को गो थ्रू करती हूँ 2 मिनट के अंदर, मुझे पता लग जाता है कि मुझे कौन सा सेक्शन आता है, कौन सा सेक्शन मुझे कम आता है, कौन से क्वेश्चंस मुझे ज्यादा आते हैं। बहुत बच्चों का ये रहता है कि उनसे ना पेपर टाइम पे खत्म नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि तुमने पेपर पहले देखा ही नहीं, पेपर आया और तुरंत बस करने लग गए। भाई पेपर 2 मिनट रुक के पढ़ लिया करो,
देख लिया करो कि कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती है। टिक मार्क करा करो और जो भी सेक्शन में तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन आए, वही सेक्शन तुम सबसे पहले उठाओगे। और मान लो कि तुम्हें सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तुम सीक्वेंस में करो। जितना पेपर सीक्वेंस में होगा, उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने सीक्वेंस में नहीं करा तो आपको मार्क्स कट जाएँगे, ऐसा-वैसा। आप ऐसा कुछ नहीं है, बस नीट एंड क्लीन लिखो, बढ़िया से लिखो, हाइलाइट करते हुए लिखो, मार्क्स कटते नहीं है। बट हाँ, इसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपको हो सकता है एडिशनल मार्क्स भी मिल जाए। लेकिन अगर आपको पेपर सीक्वेंस में नहीं कर पा रहे हो आप, तो प्लीज मेक श्योर करना कि हर एक सेक्शन का हेडिंग बढ़िया से लगा के, बढ़िया सी ऊपर हेडिंग लगा के नए पेज से स्टार्ट करो और सारे के सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस में कर दो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आए या तो उसका स्पेस छोड़ दो, और अगर नहीं आए तो प्लीज इसको छोड़कर मत आओ, कुछ ना कुछ वहां पर डाल कर आओ। अगर डाल कर आओगे तो हो सकता है तुम्हें मार्क्स मिले, और अगर कुछ नहीं लिख के आओगे तो हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले। तो प्लीज लिख कर जरूर आना वहां पर, चाहे आपको आए या ना आए। ठीक है, तो सीक्वेंस में करने की कोई ऐसे मैंडेटरी चीज नहीं होती, लेकिन करते हो तो बहुत ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी, चाहे थ्योरी सब्जेक्ट के लिए करनी हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए करनी हो, तो थ्योरी सब्जेक्ट में कैसे करना होता है, अगर आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं तो आपको हमेशा और हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। मैं एक बच्ची का आंसर दिखाऊंगी, मुझे बहुत ही प्यारा लगा, उसने पॉइंट्स में आंसर लिख रखा है। पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल भी आंसर कभी भी आपको प्रेजेंट नहीं करना, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। ठीक है, जिसमें एग्जामिनर का ध्यान ज्यादा जाए कि हाँ इन वर्ड्स को पढ़ना है। उन वर्ड्स को पढ़ते ही आपका आंसर हो जाता है। भाई ऐसा नहीं होता कि आपको एक एक थरली उनकी लाइन पढ़ रहे हैं आपकी, आप पैराग्राफ में छापे जा रहे हो, पूरी कॉपी भरे जा रहे हो, आपका एग्जाम में बैठ के पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता है। इतनी सारी कॉपीज होती हैं, आप स्पेशल नहीं हो। तो प्लीज हाईलाइट करके रखो ताकि एग्जामिनर का ध्यान सिर्फ उस चीज पे जाए। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंस वाले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस वाले हमेशा ऐसे टेबल बनाओ यहाँ पर, मतलब जिन भी दो चीजों के बीच में आपको डिफरेंस पूछा गया है उसमें टेबल बना के अपन लिखेंगे। नंबर 3 चीज ये है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करो। कई बच्चे क्या होता है, वो लंबा क्वेश्चन लिखना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें क्या होता है ना, उस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि आपको ना सब हेडिंग्स भी आएंगी। ठीक है, तो सब हेडिंग्स भी लिखना है आपको। मान लो मेन हेडिंग आपने लगा दी, मेन हेडिंग के नीचे जो भी सब हेडिंग्स आती है वो सब हेडिंग्स भी लगाओ आप। मेन हेडिंग लगाकर, जैसे हम कॉपी में नोट्स नहीं बनाते, मेन हेडिंग लगाकर उसके नीचे से अंडरलाइन करते हैं, फिर आगे तीर लगाते हैं, फिर बाद में मेन सब हेडिंग्स लिख रहे होते हैं, एज इट इज आपको वैसे भी प्रेजेंट करके आना अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी लगा के आना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब मैंने तो अपने एग्जाम में करी थी, कॉलेज में भी करी है, बोर्ड एग्जाम में भी करी है, हर जगह हेल्प करता है ये। डेफिनेशन, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, तो आप डेफिनेशन लिखो, उसकी डेफिनेशन लगाओ, ऐसे हेडिंग लगाओ डेफिनेशन, एंड देन डेफिनेशन लिखो। फिर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है तो एक्सप्लेनेशन हेडिंग लगाओ, फिर एक्सप्लेनेशन करो। उसके बाद में एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल अगर है तो एग्जाम्पल की हेडिंग लगाओ, एग्जाम्पल, एंड देन एग्जाम्पल लिखो। फिर डायग्राम अच्छे से बना के आओ। ठीक है, ये सब चीज़ें करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और फिर जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, मतलब स्पेशली जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, अगर उनमें आपको डायग्राम नहीं भी पूछा हुआ है, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो प्लीज़ उसमें डायग्राम बना के आएँ। आपको डायग्राम से बहुत ज़्यादा एडिशनल मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं लॉन्ग आंसर्स के अंदर। शॉर्ट आंसर्स में कोई ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट आंसर्स में आप उतना लिखो जितना आपसे पूछा गया है। ठीक है? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में तुम्हें क्या करना होता है कि तुम्हें ना सबसे पहले कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, हमेशा गिवन वैल्यूज लिखो, आस्क्ड वैल्यूज लिखो। मैं बच्चों का दिखाऊंगी भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेगा, उनकी शीट लेकर आई हूँ साथ में, मैं दिखाऊंगी। गिवन वैल्यूज लिखो, आस्क्ड वैल्यूज लिखो, एंड देन ना सारे के सारे स्टेप लिखो। कई बच्चे ना कैलकुलेशन स्टेप खा जाते हैं वहां से, कैलकुलेशन वहां पर लिखते नहीं है, उनको लगता है कि हाँ हमने कैलकुलेशन रफ वर्क में सॉल्व कर ली, अब यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है। भाई लिखो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ काट पीट करो वहां पर, बस जस्ट नॉर्मल वे में लिखो कि आपने किस वे में सॉल्व करा, हर एक स्टेप वहां पर इंक्लूड करो। एग्जामिनर इतना खुश होता है आप लोगों से, एग्जामिनर को बच्चा समझो कि उसको कुछ नहीं आता, मुझे समझाना उसे। ठीक है, ऐसे करते हुए उसके बाद में आप फॉर्मूला लिखो। जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो मेक श्योर करो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, किसी का भी फॉर्मूला लिख रहे हो, हमेशा बक्से में बंद होना चाहिए फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इससे ना आपका जब भी आपका आंसर खुलेगा सबसे पहले फॉर्मूला पे नजर जाएगी। जिस टाइम में आपका फॉर्मूला सही लगेगा एग्जामिनर को, आपका क्वेश्चन सही होने के उतने चांसेस हो जाएंगे। अब मान लो नॉर्मली आप फॉर्मूला लिख के आ गए, बक्से में बंद नहीं करा, तो हाईलाइट नहीं हो रहा ना आपका फॉर्मूला। बॉक्स में बंद करने का बस इतना ही मोटिव है कि वो हाईलाइट हो जाए। इसके बाद में आपको क्या करना है, लास्ट में जब फाइनल आंसर आ जाए उसको भी बक्से में बंद करके आया करो, बॉक्स में बंद करके आया करो, जिससे कि थोड़ा हाईलाइट हो कि हाँ आंसर सही है कि नहीं। तो मेन आपका न्यूमेरिकल जब चेक होता है तो उसमें आपका एग्जामिनर आपका फॉर्मूला देखता है जो बॉक्स में बंद है, जो हाईलाइट कर दोगे तो और अच्छे से दिखेगा। एंड मेन आपका एग्जामिनर देखता है कि आपका आंसर क्या आया है। अगर दोनों चीजें सही है तो हाई चांसेस बन जाते हैं कि एग्जामिनर आपका ज्यादा कैलकुलेशन अंदर तक ना डीप डीप में जाके ना देखे, आपको मार्क्स पूरे दे दे। तो इसलिए इन सब चीजों को हाईलाइट करके आया करो। एंड इसके साथ साथ में यूनिट कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कहीं पर भी पूरे सवाल में यूनिट को कन्वर्ट करा है तो दिखाओ वहां पर कि आपने यूनिट को कन्वर्ट करा है। आपकी क्वेश्चन में यूनिट ये दी हुई थी और आपने इसमें इसको यूनिट कन्वर्ट करा है, तो यूनिट कन्वर्जन अगर रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली दिखाइए, नहीं रिक्वायर्ड है तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में जो लास्ट में आपको टिप मैं देना चाहूंगी, भाई कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना है। नहीं आ रहा है आप खाली स्पेस छोड़ दो उसके लिए, बट
बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ रेलेवेंट चीज़ उससे लिख कर आओ, कुछ भी तुम्हें याद आता हो उस टॉपिक के अराउंड, उसका फॉर्मूला, डेफिनिशन, डेरिवेशन कुछ भी, सब कुछ वहाँ पर लिख कर आओ। एमसीक्यूज़ के अंदर तुम्हें क्या करना होता है कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो अनश्योर हो उसके बारे में तो कुछ भी लिखा हो, मतलब कोई सा भी लिखा हो एक बार, लेकिन लिख कर ज़रूर आओ। डायग्राम के लिए प्रो टिप्स दे देती हूँ, भाई पेंसिल से ही डायग्राम बनते हैं, पेन से नहीं बनाना किसी भी बच्चे को। पेन से हड़बड़ी में गलत हो जाएगा, सही नहीं कर पाओगे, पेंसिल से करके आओ ताकि इरेज़ कर पाओ। लेबल्स जो होते हैं डायग्राम्स के हमेशा वन साइडेड होने चाहिए। देखो कितना प्यारा डायग्राम है, सारे के सारे लेबल्स वन साइडेड है, ऐसा नहीं कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसा नहीं करना होता। वन साइडेड बनाओ और प्यारा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही अलग अलग कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन यार ज्यादा चांसेस होते हैं अच्छे नंबर मिलने के, मतलब इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो साइड में लिख कर आओ। ओवर शेड कभी भी नहीं करना डायग्राम को, बहुत ज्यादा से डेकोरेशन नहीं करनी, हल्का सा शेडिंग कर लो अगर टाइम बच रहा है तो, नहीं बच रहा है तो ओवर शेड नहीं करना अपन को। ज्यादा बड़े बड़े डायग्राम भी नहीं बनाने और ज्यादा छोटे छोटे भी नहीं बनाने कि एग्जामिनर को दिखे ही नहीं। और इसके साथ-साथ में अगर आपको डायग्राम नहीं आता तो भी अगर आपको लगे ना कि यार हल्का-हल्का भी आता है, तो हल्का-हल्का भी बना के आओ। इन शॉर्ट कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सब करके आना। डायग्राम भी नहीं आता तो भी बना के आओ। क्या पता उसके मार्क्स मिल जाए आपको, हल्का कोई 1/4 ही कोई दे दे आपको मार्क्स, है ना? और ओवरशेड आपको करना नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यार ये है एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको हर एक पेपर में इवॉल्व, मतलब वहाँ पर इन्वॉल्व करने चाहिए। अब स्टूडेंट्स से जब मैंने आंसर शीट माँगी तो देखो स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स को कैसे प्रेज़ेंट कर रखा है। एक स्टूडेंट है जिसने अपने सेक्शन ए को आंसर को प्रेजेंट कर रखा है, मतलब एबीसीडी वाले क्वेश्चन को। अब आप देखो कितना ओवर राइटिंग है यहाँ पर, कितना बेकार लग रहा है ये। लाइक फोर्थ में यहाँ पर डी लिख रखा है, डी के पीछे पहले बी लिखा था, कुछ तो यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो बहुत बुरा लगता है ये। जब भी आप एमसीक्यू को सॉल्व करो तो एबीसीडी तो आप लिखोगे ही, एबीसीडी के साथ साथ में ए वाले ऑप्शन में है क्या वो भी इन्वॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसने इन्वॉल्व तो करा है वो ऑप्शन में क्या है वो चीज को, लेकिन ये जो ओवर राइटिंग करी है बहुत भद्दी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और जो सेक्शन ए की हेडिंग लगाई है बहुत छोटी सी हेडिंग लगाई है। जब सेक्शन ए की हेडिंग लगाओ, कोई भी सेक्शन की लगाओ, तो इसको हाईलाइट करो, थोड़ा अंडरलाइन करके आ जाओ, थोड़ा बड़ा लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके उसको अच्छे से मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। इसके साथ-साथ में यहाँ पर आप देखो कि जैसे फ़ॉर्मूला वगैरह यहाँ पर लिख रखा है। देखो सेक्शन सी की स्टार्टिंग जो कर रखी है यहाँ पर, सेक्शन सी की स्टार्टिंग कहाँ कर रखी है? यहाँ पर सेक्शन बी खत्म हुआ, सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया। तो भाई नए पेज से स्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत हो रही है ना? और अगर मान लो कि फिर भाई ऊपर 2 ही लाइन भरी हुई है, आपको लग रहा है कि भाई नीचे का बहुत ज़्यादा पेज खाली है, तो सेक्शन सी को थोड़ा बड़ा लिखो ना, 2 लाइन्स को ऐसे यूज़ करके सेक्शन सी लिखो, उसको बक्से में बंद करो या आप ऐसे नीचे अंडरलाइन करो, ठीक है? बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो ये ऐसे मत स्टार्ट करा करो अपने आंसर्स को, ये एक प्रो टिप है तुम्हारे लिए। अब इस बच्चे का आंसर देखो तुम, इस बच्चे ने आंसर को प्रेजेंट करके रखा हुआ है, इसकी हैंडराइटिंग देखो, समझ में आ रही है हैंडराइटिंग? इतनी खास समझ नहीं आ रही, इसने अलाइनमेंट कितना बेकार लिख रखा है ना? 2 लाइन्स के बीच में यहाँ पर कहाँ पर आंसर लिख रहा है, तो आंसर्स को हमेशा इन लाइन को लाइन से टच करते हुए आंसर्स को लिखो, और थोड़ी हैंडराइटिंग पे ध्यान रखो, ये काट-पीट मत करो, बहुत गंदा लगता है, ठीक है? इसके साथ-साथ में मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता देती हूँ, इस बच्ची का आंसर देखो। ये बच्ची है दिया, पुणे से बिलॉन्ग करती है, इसका आंसर देखो एक बार। सेक्शन बी इसने कितना प्यारा तरीके से हेडिंग लगा रखी है, साफ-साफ पता चल रहा है सेक्शन बी की स्टार्टिंग हो रही है। आंसर्स देखो कितना प्यारे वे में आंसर्स ने लिख रखा है, एकदम खुले-खुले एक-एक शब्द में लिख रखा है। इसकी हैंडराइटिंग ऐसे नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे भी नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा बेकार है। बट हाँ, इसने बहुत प्यारे तरीके से एक-एक वर्ड को खोल-खोल के लिख रखा है। कैसे पॉइंटर्स में इसने यहाँ पर आंसर को प्रेज़ेंट करके रखा है। ये एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एग्ज़ामिनर को। आप देखो यहाँ पर एक छोटा-सा मार्जिन भी रखा गया है, जिस मार्जिन में आंसर्स का नंबर लिखा गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो गुड जॉब दिया, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी आंसर शीट। और देखो, अब ये एक चीज़ है, एक बच्चे ने भेजा मुझे। अब देखो इसमें सेक्शन को इसने कितना अच्छे से हाइलाइट करके रखा है। सेक्शन ई, ठीक है? हाइलाइट करके नीचे 2 अंडरलाइन कर रखी है। ये मुझे बहुत प्यारी चीज़ लगी, मुझे बहुत एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा। अब इसने देखो जब ये आंसर कर रखा है, आंसर नंबर लगा रखा है यहाँ पर, और आंसर के भी जो सब आंसर्स होते हैं, सबका प्यारे तरीके से नंबर लगा रखा है। कहीं पर भी ऐसे मतलब मिला नहीं रखा, ठीक है? अब जैसे देखो फर्स्ट के सारे आंसर एबीसी खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। सेकंड जो है इसने एक लाइन छोड़कर स्टार्ट करा है ना? बहुत प्यारी चीज़ है ये। इससे डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा होता है, ठीक है? ऐसे करके इसने अब एक बच्ची ने और अपना आंसर प्रेज़ेंट करके रखा हुआ है, फिज़िक्स का कुछ इसने कर रखा था। तो इसने डायग्राम देखो एकदम पूरा कर दिया और कॉपी के लास्ट में अपना डायग्राम इतना सा बना के छोड़ दिया। भाई कौन देख रहा है इस डायग्राम को? किसी का हाथ तो अट्रैक्शन डाला, फालतू में तुमने इतना स्पेस और खराब कर दिया। इससे बेटर है इस डायग्राम को या तो बड़ा बनाओ, प्रॉपर बनाओ, लाइन इसमें नाम लिखो किस चीज़ का डायग्राम है। डायग्राम के नीचे कोई भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी का भी पेपर हो, डायग्राम के नीचे नाम होना चाहिए कि किस चीज़ का डायग्राम है।
थोड़ा बहुत लेबल करो कि ये पॉइंट्स क्या है ना? प्रॉपर तरीके से ये आई क्या है लिख दिया करो, आई इज़ इक्वल टू करंट। अगर तुम्हें कुछ भी लेबलिंग ना आए, आई इज़ इक्वल टू करंट वो लिख के आ जाया करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये सब चीज़ें, ठीक है? इसके साथ-साथ में जैसे मान लो कि अब इस बच्ची ने लिख रखा है, एक फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अब इसने ये फ़ॉर्मूला लिख रखा है, इस फ़ॉर्मूला को अगर इसने बक्से में बंद किया होता, ये बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड लगता। अभी नहीं लग रहा है क्योंकि इसने ऐसे लिख रखा है, तो हाइलाइट वे में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इसके साथ-साथ में सेक्शन बी के अंदर देखो बच्चे ने यहाँ पर लिख रखा है इसको, बहुत प्यारे तरीके से इसे सेक्शन बी को यहाँ पर लिख रखा है, मतलब पॉइंटर्स यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर पॉइंट के अंदर आप एक-एक लाइन छोड़ो, कोई ज़रूरी नहीं है, इसने छोड़ रखी है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार पेज मेरी कॉपी भर सकती है, तो आप आराम से, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है एक-एक लाइन छोड़ना यहाँ पर, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके साथ-साथ में यहाँ पर जो है इस बच्चे ने क्वेश्चन को, मतलब आंसर को प्रेज़ेंट करके रखा है। इसने क्वेश्चन लिख रखा है, फिर आंसर लिख रखा है, क्वेश्चन लिख रखा है, फिर आंसर लिख रखा है। हो सकता है बस भई इस बच्चे ने अपनी प्रैक्टिस के अंदर ऐसा चीज़ कर रखी हो, मेन एग्ज़ाम में ये चीज़ ना करे। तो मेन एग्जाम में कोई भी बच्चा अपने क्वेश्चन लिखकर फिर आंसर ना लिखे, क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं होती, सीधा आंसर लिखा करो, ठीक है? ये चीज़ है। इसके साथ-साथ में इस बच्ची ने आंसर जो लिखा है, वो इतना परफेक्ट, इतना प्यारा आंसर लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना था। इतना लॉन्ग आंसर है ये, लॉन्ग आंसर टाइप को देखो ऐसे पॉइंट्स में लिखना होता है। आप ऐसे ही पूरा ऐसे पैराग्राफ बना के लिख दोगे ना, कोई नहीं पढ़ने वाला उसे। ऐसे लिखो, ऐसे पॉइंट्स बना-बना के लिखो। बहुत प्यारा आंसर लिखा है, निधि ने लिखा है, गुड जॉब निधि, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। अब इस बच्चे ने देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ फिजिक्स का। इस बच्चे ने क्या करा, साइड में देखो कैसे मार्जिन मार्जिन भी नहीं ड्रॉ कर रखा। अगर मान लो कई बच्चे होते हैं मार्जिन ड्रॉ करके यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, बहुत बेकार चीज़ है, मत करा करो, लास्ट में करा करो। इस बच्चे ने यहाँ पर कर रखा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, तो ये चीज़ लास्ट के अंदर होनी चाहिए। इस बच्चे ने एक चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है, यहाँ पर ना इस आंसर को जो लास्ट में आया है, इसको बक्से में बंद कर रखा है। तो जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का आंसर आए वो बक्से में बंद होना चाहिए आपका। अब इस बच्चे का आंसर देखो आप यहाँ पर कि शॉर्ट आंसर, मतलब इसने अपना सॉल्व कर रखा है, अपना एमसीक्यू सॉल्व कर रखा है फिजिक्स के अंदर। तो इसने देखो सबसे पहले क्या लिखा, गिवन आइटम लिखा। अब देखो इसने, अब हो सकता है रफ वे में इसको सॉल्व कर रखा हो, इसलिए इसने अलग तरीके से लिख रखा है। बाकी आप इधर गिवन आइटम लिखो, इधर आपको फाइंड आइटम लिखो कि आपको क्या, टू फाइंड आइटम लिखो, ठीक है? तो गिवन आइटम इसने लिख दिया, टू फाइंड आइटम इसने लिख दिया, बहुत अच्छी चीज लिखी है, वेरी गुड। अब इससे सोल्यूशन देखो कैसे लिखा है। सोल्यूशन में इसको पता है दो फॉर्मुलाज लगने हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई एंड V इज इक्वल टू ई डी। अब इसने ना, ये चाहती तो क्या कर सकती थी, जहां पर जो फॉर्मूला यूज आ रहा है आप उसको फॉर्मूला को वही मेंशन करो। ये नहीं कि आपने सारे फॉर्मूला, आपको पता है कि अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्मूला लगेंगे, दोनों फॉर्मूला को एक बारी पहले लिख दो और उसके बाद अपना सोल्यूशन लिखो, बहुत बेकार चीज है। आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू ई मेरे को पहले काम आने वाला है, तो पहले आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करो एंड देन V इज इक्वल टू ई डी आप बाद में अप्लाई करो। तो V इज इक्वल टू ई डी इसने बाद में अप्लाई करा है और F इज इक्वल टू क्यू ई इसने पहले अप्लाई करा है। तो पहले आप वो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला को बक्से में बंद करो एंड देन उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन दिखाओ। एप्लीकेशन से आपके पास में ई आ गया है, तो आप इसको एक इक्वेशन का नाम दो, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। देन आप लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने इस फॉर्मूला में v इज इक्वल टू ई डी के अंदर हमने ये वाली वैल्यू पुट करी है ना? इससे एग्जामिनर को आइडिया लगता है कि आपने ये ई वाली इक्वेशन निकाली कहाँ से, ई क्या है, ये v इज इक्वल टू ई डी क्या है, क्यों लगा रहे हो, ये सारे कारण पता चल जाते हैं, बड़े प्यारा लगता है। तो ये चीज अच्छी नहीं है, जो चीज मैंने बताई इक्वेशन करके बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। साथ साथ में श्रुति का एक है, अंडमान से है वो, उन्होंने अपना आंसर प्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर। देखो कितने प्यारे तरीके से इसे हाईलाइट करके रखा हुआ है, अंडरलाइन करके रखा हुआ है, वेरी गुड थिंग। दो आंसर्स के बीच में इसने कैसे लाइन छोड़कर यहाँ पर इसे लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, बहुत प्यारा लगता है। इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी मिक्स 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 लग रही है, इस हैंडराइटिंग के हो सकता है मार्क्स कट जाए, क्योंकि हैंडराइटिंग अगर एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी तो फिर वो आपको किस बात के मार्क्स देगा। तो हैंडराइटिंग श्रुति आपकी थोड़ी सी सुधार लो, आप मिक्स मिक्स करके मत लिखो, अलग अलग करके लिखो लेटर्स को, ठीक है? और बाकी आपने बहुत प्यारे तरीके से इस पेपर को, आंसर को प्रेजेंट करके रखा है। तो ये सारे मैटर्स होते हैं यार, ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब ये देखो इस बच्चे ने आंसर प्रेजेंट करके रखा है, कोई भी आंसर में इसने एक भी लाइन नहीं छोड़ रखी है, हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर जो है ना बस घुसा रखा है, कोई भी लाइन नहीं छोड़ रखी है। लाइन छोड़ो भाई, अगर स्पेस नहीं छोड़ोगे तो आंसर्स रीड करने में बड़ी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे की सारी चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी उन सारे बच्चों के पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर, और सबसे ज्यादा बेटर जो मुझे पेपर प्रेजेंटेशन लगा वो था दिया का। गुड जॉब दिया, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो बहुत बढ़िया पेपर प्रेजेंट करती हो आप, बहुत ज्यादा, ठीक है? बीच बीच में लाइंस वगैरह कर लेना और डायग्राम्स पे थोड़ा फोकस करना, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है? सो यार ये थी हमारी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए डिटेल्ड वीडियो। इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं इस पूरे यूट्यूब पर, और आपको मैंने एज इट इज बता दिया। देखो बच्चे कैसे लिखते हैं, बच्चे और मतलब आप लोग कैसे लिख कर आते हो, तो अब आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग पाएगा कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी, कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी, ठीक है? तो यार इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ गिव अवे के लिए मुझे गूगल फॉर्म जरूर फिल करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
और अगर आपको चाहिए कि मैम गिव अवे तक का वेट नहीं करेंगे, हम जो है पहले लेना चाहते हैं तो पहले ले लो नोट्स, 50% ऑफ पे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मैंने दे रखा है। और प्लीज़ ये इंस्टाग्राम वाला करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो, ठीक है? ऑन दैट नोट एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय।